सो हमारा HTML में कल एलिमेंट्स तक हो गया था। अभी हम आते हैं, फिर नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट। तो एलिमेंट जैसे कोई पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गए, इमेज हो गए, सो दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट में एक जो है वैल्यू होती है, नाम होता है, जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे ऑल HTMLs कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है अभी आगे समझते हैं एग्जांपल के साथ। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। जैसे आपने पी टैग लगा दिया तो पैराग्राफ हो गया, H1 लगा दिया, H1 क्लोज कर दिया, ठीक है ना। कोई आपने डिव लगा दी, कोई आपने मान लीजिए स्पैन लगा दिया, कोई कोई भी टैग आपने लगाया, एलिमेंट्स लगाया, तो उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कलर का हो गया, साइज का हो गया, लिंक का हो गया। तो ये सारी चीजें, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट टैग। ठीक है, हमेशा जब टैग स्टार्ट होता है, जैसे ए टैग है, ये ए एलिमेंट है, अब इसके अंदर और चीजें अगर हमें ऐड करना है तो इसी स्टार्ट वाले में ऐड करना होगा, एंड वाले में नहीं करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे नेम इक्वल टू वैल्यू। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे ए क्या है, एट्रीब्यूट है। HREF क्या है हमारे पास, सॉरी ए क्या है, एलिमेंट। ये HREF क्या है, इसका एट्रीब्यूट है, जो कि हमें लिंक प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें किसी जगह पे लिंक चाहिए तो इस तरह से होता है, HREF लिंक। और यहाँ पर देखो, ये टैग ओपन, टैग क्लोज, और यहाँ पर टेक्स्ट। तो इस तरह से हमारा हाइपर लिंक लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ, देखो इसमें एक SRC है। SRC क्या करता है, जैसे आपको इमेज शो करना हो तो उसके लिए हमें SRC का आता है, आगे हम इसको समझेंगे। देखो जैसे अब हमें इमेज लगाना है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमें इमेज लगाना है, तो ये SRC से आया, ठीक है। अगर हम खाली इमेज रख देते तो नहीं आता। इमेज हमारा एलिमेंट है, लेकिन उस एलिमेंट के अंदर जो चीजें हैं, जैसे SRC मतलब सोर्स फाइल, विड्थ, हाइट, ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है। इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। और कल को आप भी अगर किसी को सिखाओगे, पढ़ाओगे, तो ये सब चीजें बताना पड़ेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए डेप्थ में, ठीक है ना। अब जैसे H2 है, अब इसके अंदर हम कलर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कलर, ठीक है ना, इक्वल टू, अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ और रन करूंगा, देखो ये कलर हो जाएगा। कहाँ गया, ये हुआ क्यों नहीं? छोड़ो, इसको जाने दो, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, देखो अगर हमें हाइपर लिंक लगाना हो, सोर्स लगाना हो, इस तरह से चीजें होती हैं। ये हमारे मतलब एलिमेंट्स के अंदर जो एडिशनल फीचर होती है, दीज आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑल टैग होता है, जैसे आपको हमने बताया था, जब आप व्हाट्सअप वर्डप्रेस आप सीख रहे थे, इमेज जब आप अपलोड कर रहे थे, तो वहां पर ऑल टैग होता था, ताकि गूगल को पता चल सके कि ये इमेज क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम पी टैग है, तो पी टैग में देखो इस तरह से हम लोग लगाते हैं, स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड। तो इस तरह से करेंगे तो पी क्या है, एलिमेंट है, स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट, ये नेम है, और ये वैल्यू है। ये एट्रीब्यूट के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट होता है नेम, दूसरा पार्ट होता है वैल्यू, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब एक लैंग करके है, लैंग्वेज, जैसे किस लैंग्वेज में है, जैसे हमारा जो ये जो पेज है वो लैंग EN है, इंग्लिश, हिंदी के लिए HN हो जाएगा। फिर उसके बाद अलग अलग कंट्री के अलग अलग लैंग्वेज के कोड होते हैं, ठीक है ना। तो HTML क्या हो गया, ये एलिमेंट्स हो गया। और लैंग क्या हो गया, ये नाम हो गया, वैल्यू हो गया। इन दोनों को हमको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। सॉरी, बार बार मैं ना एलिमेंट को गलती से एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, तो उसके लिए उसको इग्नोर कर देना, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। फिर इसके बाद देखो टाइटल है, ये टाइटल एट्रीब्यूट है, पी के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे जो एलिमेंट्स के अंदर आएंगे, ठीक है ना। और एट्रीब्यूट के दो पार्ट होते हैं, एक नेम और एक वैल्यू। जैसे टाइटल है, नेम हो गया, इसके अंदर जॉन, ये सारी चीजें हैं, ये वैल्यू हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पर अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, HREF ए, ठीक है, SRC, इमेज के अंदर विड्थ, हाइट, इमेज, ऑल्ट इमेज, ठीक है ना। इमेज का एट्रीब्यूट है स्टाइल, जो होता है स्टाइल के अंदर आपके स्टाइल जो एट्रीब्यूट है, वो जैसे कलर है, फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, इन सब चीज़ों के लिए लैंग हो गया, टाइटल हो गया। तो इस तरह से ये इतना क्लियर है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानकारी होनी चाहिए, कि एलिमेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हेडिंग्स, ठीक है ना। तो जो भी हेडिंग्स है, अगर हम देखेंगे, अभी मैं नोटपैड पे नहीं कर रहा हूँ बार बार, जो इसका बाय डिफॉल्ट एडिटर है ना, उसी के यूज करता हूँ। तो अगर आपको कहीं हेडिंग यूज करना है तो आप क्या करेंगे, H1 लगा देंगे। देखो ये H1 है, H2, 6 तरह के हेडिंग्स होती है। तो इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनके साइज होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो आपको जैसे सब हेडिंग लगाना है, मेन हेडिंग है तो H1,
सब हेडिंग है तो H2, उसके अंदर भी सब हेडिंग है तो H3 है। ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। अब इसके अंदर फीचर्स आएंगे कि आपको बुलेट लगाना है, नंबर लगाना है, यूएलएलआई क्या होता है, कलर है, स्टाइल है, ये सारी चीजें जब लगाएंगे उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट, और उनके दो पार्ट होंगे, एक नाम और एक वैल्यू। ठीक है ना। तो ये हमारे हेडिंग के हो गए, तो ये टैग याद रखना H1 वाले। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ H1 के अंदर हमें अगर कलर लगाना है तो इस तरह से, इस पे भी आप ध्यान मत दो, बस इतना जानो कि हाँ ये है। अगर हमें फ़ॉन्ट साइज अगर हमें कम ज्यादा करना है तो हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से अब यहाँ स्टाइल है, अब ये डबल कोट एक, जब भी जैसे स्टाइल है, स्टाइल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगर हमें कलर भी करना है तो हम क्या करेंगे, कलर रेड कर देते हैं। ठीक है ना। और इसको रन करेंगे, सेमी कॉलन से टैग क्लोज हो जाता है, देखो ये रेड हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कोडिंग के जरिए करते हैं। वहां तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते थे, फिल्टर से आ जाता था, कर देते थे। यहाँ पर आपको कोड लिखना होता है। ठीक है ना। इसके बाद है अपना, चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारे रेफरेंसेस हैं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ में जब भी हमें जैसे हेडिंग जब हमें लिखना होता है, जैसे ये HTML पैराग्राफ लिखा है, ये हेडिंग है। लेकिन ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है जो हम पढ़ते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो पैराग्राफ में होते हैं, उसको हम पी टैग से लेते हैं। ये सारे टैग इसलिए होते हैं ताकि गूगल को पता चले कि कौन सी चीज आपने किसके जरिए किया है। तो अगर हमारे पास यहाँ पी टैग है, अगर मैं इसको H1 कर देता हूँ मान लो, तो देखो ये देखो एरर आ गया, क्योंकि ये स्टार्ट टैग कुछ और है, एंड टैग कुछ है, इसलिए इसने एरर दे दिया। तो जो स्टार्ट टैग होगा वही एंड टैग होगा। देखो ये H1 हो गया, और इसको हम कर देते हैं मान लो H4 कर देते हैं। देखो यहाँ पर, तो इसका साइज अलग हो जाएगा। ठीक, और नीचे वाला पैराग्राफ है। तो जब हमें पैराग्राफ करना होता है तो पैराग्राफ के हिसाब से चलते हैं। ठीक है। और जब हमें सेंटेंस लिखना होता है पैराग्राफ, और नहीं तो क्या बोलते हैं, हेडिंग। ठीक है। तो ये जरूरी होता है डिफाइन करना, जो जिस जाति का हो, जो जिस कैरेक्टरिस्टिक का हो, उसको उसमें कैटेगरी में डालना जरूरी होता है, ताकि जब कोडिंग का काम हो या कोई डेवलपमेंट का काम हो, या ब्राउजर को पता लग सके कि आप क्या एक्चुअली चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, और उसी हिसाब से गूगल भी उसको रीड करता है जो आप उसको आदेश देते हो। उसके बाद आ जाता है जैसे इसमें HR टैग, अगर आपको HR टैग लगाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके लिए है। अगर आप देखोगे, ये देखो HR टैग, आपने सिर्फ HR टैग लगा दिया, बीच बीच में ब्रेक आ गया, जैसे आप वहाँ एलिमेंटर में लगाते थे अलग से, वैसे यहाँ पे सिर्फ HR लिखो, आ जाएगा। आप जितने चाहो उतने लाइन लगा लो। ये देखो, इसको रन करेंगे, देखो यहाँ पर है, तो आप भी यहीं पे रन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि फटाफट हो। ठीक है। और इसके बाद है पैराग्राफ में, अगर आपके पास जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने हमने यहाँ पे पैराग्राफ में मान लो लिखा पी टैग, सबसे पहले हम लगा देते हैं। ठीक है। और जब आप यहाँ पर एक बार क्लोज कर लो पी टैग। ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर लिखोगे, तो आप सोचो अगर कोड में आप एंटर मार दोगे तो वहां एंटर हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। देखो एक ही लाइन में आएगा। तो अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए हमें क्या टैग लगाना होता है, BR। ठीक है। ये हमें ऐसे क्लोज करके BR शिट, इस तरह से इसको याद करना पड़ेगा आपको। एक मिनट। ठीक है। देखो ये एक लाइन, जितने आपको लाइन ब्रेक चाहिए उतने BR लगाने पड़ेंगे। 3 लाइन ब्रेक, देखो 3 आ गए। ठीक है ना। जहां भी चाहिए वहां पर लाइन ब्रेक लगाना है। तो ये तो जब आप ऐसे एडिटर पे काम करोगे, एलिमेंटर में या कहीं पे भी, जहां पर आपके पास एंटर मारने का कोई प्रोविजन ना हो, HTML का कोई प्रोविजन ना हो, केवल बॉक्स हो, वहां पर हम BR यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें आप इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इस तरह से आपका जैसे पी टैग हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद प्री है, ये इतना काम आता नहीं, आपको करना है तो कर लो। प्री का मतलब क्या होता है, सिर्फ सिंपल छोटे छोटे हो जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा नॉर्मल पैराग्राफ से हटके होता है। ठीक है ना। बहुत रेयर काम आता है, इसको तो पी टैग से ही लोग यूज कर लेते हैं, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक हमारे टैग थे, जैसे PHR BR प्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो पैराग्राफ क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका देखो हेडिंग का हो गया और पैराग्राफ हो गया, तो ये हो गया टेक्स्ट का। ठीक है। अब आप बात आती है कि हमें अब इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट का मतलब क्या होता है, जैसे सजाना है, मतलब आपने ढांचा बनाया, एक तरह से आपने पैराग्राफ लगा लिख दिया, हेडिंग लिख दिया, लेकिन इसको कलरफुल करना है। ये चीज आपने देखा होगा, जब आप लैंडिंग पेज बना रहे होगे तो ऐसे बीच में लाइन है, आपने टेक्स्ट डाला, कुछ बीच में आपको टेक्स्ट है उसको कलर करना था, तो उसके लिए हम चैट GPT की शरण में जाते थे। अब नहीं जाएंगी, अब आप खुद कर पाओगे। तो इसको समझते हैं कैसे है। स्टाइल देखो,
तीन तरह के होती हैं, पहले तो आप ये समझ लो कि कौन कौन से होते हैं। इसमें पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। एक होता है इनलाइन, इसको ध्यान से सुनना, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अक्सर नहीं हर बार पूछा जाएगा। दूसरा होता है, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, अब आप इसको समझो। जब हम कोई कोड लिख रहे हैं, जैसे ये स्टाइल है, इसके अंदर हम घुसेड़ेंगे स्टाइल, इसको बोलेंगे इन लाइन, लाइन के अंदर। ठीक है, मतलब जहां मुझे चाहिए वहीं पे हमने स्टाइल लिखना शुरू कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे इन लाइन। एक होता है इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है, एक पेज है, हेड के अंदर स्टाइल हम अलग से एक जगह पे लिख लेते हैं, यहाँ पर सारे क्लास डिफाइन कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि हम एक जगह सीएसएस बना के रखते थे, तो इसमें क्या होता है, सिंगल पेज पे ही ऊपर हेड टैग में रख लेते हैं, फिर जहां जरूरत होती है वहां उसको कॉल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल। सेम पेज पे जब हम सीएसएस यूज करके वहीं पे यूज करते हैं तो इंटरनल बोलते हैं। जब सेम लाइन में यूज करते हैं तो उसको इनलाइन बोलते हैं। और जो एक एथिकल वे होता है, प्रॉपर तरीके से जिससे वेबसाइट बनती है, तो उसमें क्या होता है, एक फाइल बना दिया जाता है स्टाइल डॉट सी एस एस, और उसी के अंदर सारी क्लासेस लिखी जाती हैं, सारी सीएसएस लिखी जाती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। और उसी के जरिए करना होता है। लेकिन जब आप एक पेज की वेबसाइट बना ही रहे हो, केवल सिंगल पेज की वेबसाइट बना रहे हो, तो उस पेज के लिए फिर जरूरत ही क्या है। कल को आप ईमेलर बना रहे हो, आप पता है न्यूज़लेटर आप देखते हो ना, मेल में बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के न्यूज़लेटर आ जाते हैं, रियल एस्टेट के आ जाते हैं, जॉब के आ जाते हैं। वो न्यूज़लेटर कैसे बनते हैं, मेल पे कैसे बनते हैं, वो एचटीएमएल करना पड़ता है। मेल चिम पे जाते हो, मेल चिम पे रेडीमेड डिजाइन आते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर एचटीएमएल की कोडिंग भी करनी होती है। ध्यान रखना, जब आप ये एचटीएमएल सीख जाओगे तो आप उम्मीद नहीं, समझ मतलब इतना ज्यादा यूज होगा, इतनी जगह जगह पे यूज होगा, आप सोच नहीं सकते। मेलर टेम्पलेट बना सकते हो आप, जैसे अगर मैं देखता हूँ, कल एक मेल आई थी, सुबह मेल आई थी, पता नहीं मैंने डिलीट कर दिया हो, तो आपको याद आ जाएगा कि मैं किसको बोल रहा हूँ। देखो जैसे अब ये चीज आया है, ये डिजाइन में आया है, ठीक है। ये डिजाइन कैसे बना है, ये इसके लिए एक अलग से टेम्पलेट बना है, वो टेम्पलेट एचटीएमएल में बनता है। अब आपको प्रमोशन वाला दिखाता हूँ, जो प्रमोशनल होता है, तो आपको उससे क्लियर होगा। ये देखो, ये स्पेशली आप लोगों के लिए रखा था। अब इस तरह के टेम्पलेट बनाने हैं तो आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी, और क्लाइंट जो है ना, बहुत बारीकी से चीजें देखता है। ये चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप से इतनी आसानी से नहीं बनती है। इन सब चीजों के लिए एचटीएमएल आना बहुत जरूरी है। क्लाइंट ने बोला मुझे मार्केटिंग करनी है, 1 लाख लोगों को मेल शूट करना है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब, ये सारी चीजें जो ये जितनी मेल है, ये एच टी एम एल सी एस एस से बनती है, और इसके लिए हमें इंटरनल सी एस एस यूज करना पड़ता है। मतलब इसी के अंदर सी एस एस भी है, इसी के अंदर पूरा डिजाइन भी है। जब हम लैंडिंग पेज बनाते हैं तो वहाँ इंटरनल सी एस एस यूज करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बनाते हैं तब स्टाइल डॉट सी एस एस यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कोई वेबसाइट अगर खोल के दिखाऊं आपको, चलो मैं अपनी ही दिखा देता हूँ। अब इसको कंट्रोल यू करता हूँ, देखो हेड टैग में आपको स्टाइल डॉट सी एस एस लगा हुआ मिलेगा, डॉट सी एस एस। ये देखो मेन डॉट सी एस एस, विजेट डॉट सी एस एस, इस तरह से अलग अलग नाम से भी हो जाता है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस करोगे तो वो भी मिलेगा। ये देखो, ये स्टाइल डॉट सी एस एस, ये रही, ये सारी सी एस एस है। ये देख रहे हो, ये सारी सी एस एस की कोडिंग है जो किया जाता है। तो हर वेबसाइट में जो भी आप चीज बनाओगे, जो भी वेबसाइट, जैसे आप मान लो, अगर हम जो अभी कैनवा में, अगर आप इसी को देखो, अगर मैं इसकी प्रीव्यू देख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं पब्लिश करके देखता हूँ अगर ब्राउजर पे, तो इस पे भी अपने आप सीएसएस बन जाएगा। एक मैं कोरा वाला दिखाता हूँ जो हमने अभी बनाया है, देखो ये इन्होंने बनाया, इसको कंट्रोल यू करो, ये एचटीएमएल में वेबसाइट बनी है, देखो ये इसकी स्टाइल शॉट लिंक किया हुआ है, ये एक्सटर्नल सीएसएस बूट स्टैप, ठीक है। ये देखो स्लिक करके है कस्टम डॉट सी एस एस, ये देखो ये सारे सी एस एस लिखी हुई है, ये एक जगह लिखी हुई। तो क्लाइंट, इससे फायदा क्या होगा, जैसे एक सी एस एस आपने 10 जगह यूज किया और 10 पेज पे यूज किया, तो आपको 10 पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आप एक पेज खोलो और यहाँ पर चेंजेस करो, चाहे 1000 पेज हो, 1 सेकंड के अंदर सब पे हो जाएगा। तो ये फायदा होता है एक्सटर्नल सीएसएस लगाने का। ठीक है, इतना क्लियर है। इनलाइन टाइप ऑफ सीएसएस पता लग गया, टाइप ऑफ स्टाइल पता लग गया कि कहाँ हम कैसे यूज करते हैं।
इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, जो स्टाइल क्या है, ये भी एट्रीब्यूट है, इज यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट में स्टाइल ऐड करने के लिए, जैसे कलर हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, साइज बड़ा करना हो, लिंक लगाना हो, इस तरह से चीजों की, लिंक के ऊपर हमें स्टाइल लगाना हो। तो जैसे अब देखो यहाँ पे लिंक है, आपने अक्सर देखा होगा जब हम HREF लगाते हैं तो वहां पे अंडरलाइन आ जाता है, लेकिन ये जो बटन बना है ये CSS के जरिए बना के आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके आप इसको इस तरह से बटन बना सकते हैं, हाइपरलिंक पे चीजें हटा सकते हैं, जो चाहे वो करें। अब यहाँ पर जाओ कैसे यूज करेंगे, जैसे अब हमने P टैग लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, जैसे हमने P टैग लगाया, अब देखो ये नॉर्मल है, ये ब्लैक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आता है। हमने क्या किया, एलिमेंट के अंदर, सॉरी एट्रीब्यूट के अंदर, ये हमारा P टैग है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए दिस इज एन HTML क्लास, ठीक है, इसको हम करते हैं रन, ये आ गया। हम चाहते हैं, या हम चाहते हैं, या H1 भी लगा सकते हो, मैं आपको H1 में सिखाता हूँ, ठीक है। इन्होंने P टैग में तो इन्होंने बता ही रखा है, मैं H1 में बताता हूँ, ये आ गया। अब आपने कहा कि मुझे ये कलर तो ग्रीन कलर में चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, स्टाइल लिखेंगे सबसे पहले। और जब भी हम कोई भी एट्रीब्यूट लगाते हैं तो यह बात ध्यान रखना, एक होता है पार्ट नाम और दूसरा होता है वैल्यू। तो नाम जो होता है वो हम क्या करेंगे, जैसे स्टाइल क्या हो गया, हमारा एट्रीब्यूट का नाम हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू, और डबल कोट में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, कलर, और कलर के बाद कॉलन लगाएंगे। कॉलन का मतलब हम उसको बता रहे कलर है, लेकिन हमें कौन सा कलर है वो हमें चाहिए होता, हमें चाहिए ग्रीन, और इसके बाद हम रन कर देंगे, ठीक है। ये देखो ये रन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, ये कलर का हो गया, स्टाइल के अंदर हमारा कलर का हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम दूसरा एट्रीब्यूट अगर हम ऐड करते हैं, हम चाहे तो यहीं पे ऐड कर सकते हैं स्टाइल के अंदर, ये हम कॉलर लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कलर का पार्ट क्लोज। अब इसी के अंदर हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो हम करेंगे फॉन्ट डैश साइज, ये आपको याद करना पड़ेगा कैसे करेंगे, कॉलन, हमें कितने पिक्सल चाहिए, अगर हमें चाहिए 100 पिक्सल तो हम क्या करेंगे, 100 px लिख देंगे, 100 पिक्सल हो जाएगा, रन करेंगे, देखो ये 100 पिक्सल साइज हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ 50 पिक्सल, तो देखो ये 50 px के साइज का हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फ़ॉन्ट साइज का एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। देखो फिर से समझो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो ये एलिमेंट था हमारा, ये H1 का एलिमेंट था, स्टाइल का एट्रीब्यूट था, ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे स्टाइल्स हैं। कौन कौन से हैं, कलर का हो गया, फ़ॉन्ट साइज का हो गया। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल का चाहिए तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप स्टाइल कहीं भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे इस तरह से अलग अलग करें, एक चाहिए, अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो ऐसे कॉलन लगा के हम मल्टीपल लगा लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML कैन बी डन विद स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है ना। स्टाइल एट्रीब्यूट हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंटेक्स बोलेंगे, ठीक है। सिंटेक्स में क्या हो गया, प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी, ये तो जो सबसे शुरू में है, जैसे मैंने फॉन्ट साइज है या आपका कलर है, ये सब हो गया प्रॉपर्टी, और ये हो गया वैल्यू, ठीक है ना। दो पार्ट है, जैसे मैंने बताया था ना, एट्रीब्यूट के अंदर जब भी हम कुछ लिखेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, दो पार्ट होगा, एक होगा नेम, एक वैल्यू, या प्रॉपर्टी या वैल्यू, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब हमें मान लो, देखो ये बैकग्राउंड कलर का समझो, ठीक है। देखो अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यहीं पे बैकग्राउंड कलर लगाओगे, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, पहले आप समझो, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये प्लेन है, अब बैकग्राउंड कलर तो कुछ भी हो सकता है ना, इसके भी बैकग्राउंड कलर हो सकता है और पूरी स्क्रीन का भी बैकग्राउंड कलर हो सकता है। तो अगर हमें पूरी स्क्रीन का करना है तो पूरी स्क्रीन किसके अंडर में आती है, बॉडी के अंडर में आती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे पहले कंट्रोल जेड कर देते समझाते हैं। स्टाइल क्या हो गया हमारा एट्रीब्यूट, इक्वल टू करके डबल कोट में हम करेंगे, दिया ध्यान रखना, जो एट्रीब्यूट है जब हम स्टाइल करके इनलाइन स्टाइल लिखते हैं ना, तो डबल कोट में लिखते हैं। अब इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी क्या है हमारी, बैकग्राउंड कलर, और वैल्यू है कौन सा कलर है वो चीज, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइल लिखा मैंने, उसके बाद क्या था, स्टाइल के बाद इक्वल टू डबल कोट ओपन किया, हमने यहाँ किया बैकग्राउंड डैश कलर, और यहाँ पे कर दिया रेड, और कॉलन लगा दिया। कॉलन का मतलब है कि क्लोज हो गया, देखो ये आ गया।
आप जो भी कलर है, अगर आप चाहते हैं कोई कलर कोड चाहिए आपको, तो आप कलर कोड भी लगा सकते हैं वहां पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर कलर, ये कलर पिक कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैंने। ठीक है, और अपन चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हैश टैग लगा के हेक्सा कलर दे देते हैं, तब भी ये कलर पिक कर लेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, अब जैसे मान लो हमें H1 में लगाना है, तो आप ये जो स्टाइल है कहीं भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बॉडी टैग में ही लगाना है। आप बॉक्स में भी लगा सकते हो, आगे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे करना है तो वही स्टाइल, इक्वल टू डबल कोट, पहले डबल कॉलन कर लो, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, कॉलर हमने कर दिया रेड। और ये देख, ये यही चीज किया था ना आपने वहां वर्डप्रेस पे, उस पे स्टाइल जाके एट्रीब्यूट एडवांस सेक्शन में जाके आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करते थे। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, इसका तो बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, क्या करोगे, टेक्स्ट कलर का क्या था याद है, आप इसे कलर भी लिख सकते हो, कलर व्हाइट, ये देखो। ठीक है, एक बार आप फोंट कलर भी कर सकते हो, टेक्स्ट कलर करके देखो। तो अलग अलग चीजें हैं, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो उसको कलर से करो। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइल लगा सकते हो, ये है इन लाइन स्टाइल। ठीक है ना, इतना समझ में आया। देखो यहाँ पर इन्होंने पी टैग में भी स्टाइल लगा दिया, H1 में भी स्टाइल लगा दिया, इस तरह से कर दिया। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो स्टाइल लगा के टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो। बैकग्राउंड का आपको बता ही दिया। अब बात आती है फॉन्ट फैमिली। ठीक है ना, फॉन्ट फैमिली का मतलब जैसे फॉन्ट स्टाइल है, अगर आपको फॉन्ट स्टाइल लगाना है तो वो भी स्टाइल के जरिए आप लगाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट डैश फैमिली चेंज करेंगे। अच्छा, जब आप ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना तो ये सब अपने आप सजेस्ट कर देता है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वरदाना लगा दिया, मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, और ये क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी हो गई फॉन्ट फैमिली, कौन सी फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद वरदाना। आप इसको रन करोगे, देखो फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। अगर आप इसको तहोमा करते हो, ये मतलब फॉन्ट का नाम है। ठीक है, ये देखो, अगर आप इसको, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, मान लो यहाँ पर आया इसके, ये तो यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली बात है, जो ऑनलाइन फॉन्ट दिखते हैं जरूरी नहीं वो सारे आपको दिखेंगे। अब जैसे ये वाला है, मान लो ये मैं यूज कर लेता हूँ कोई आसान सा, पीटी सेंस। ठीक है, इसको कर देते हैं पीटी सेंस, चेंज हो गया। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल करना है तो एरियल कर लो। तो इस तरह से जो फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट आप लगा सकते हो। कभी कभी क्लाइंट पर्टिकुलर हो जाता है, कभी कभी नहीं, अक्सर जब डिजाइन बनाते हैं तो इस तरह से हो जाता है। आप पैराग्राफ का अलग फॉन्ट कलर ले लो। अब यहीं पर आप इसको चाहते हो कि मुझे स्टाइल के अंदर ही कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे कलर ग्रीन कर दो, देखो ये कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर आपको इसको फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो फॉन्ट डैश साइज कर लो, कॉलन, इसको हमने कर दिया 25 पिक्सल, आप फोन साइज बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये ज्यादा हो गया, इसको मैं 50 करता हूँ। ठीक है, तो कम ज्यादा आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारा पैराग्राफ है, मान लो यहाँ पर हम चाहते हैं कि स्टाइल, इसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाए, तो हम क्या करेंगे, या फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे, इक्वल टू डबल कोट में करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉन्ट साइज बड़ा किया, कितना चाहिए हमें, मान लो 25 पिक्सल। ठीक है, ये पिक्सल क्या है, ये माप आपको देना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर इंच ये सारी चीजें, तो हमें फोन ज्यादातर हम पिक्सल में यूज करते हैं, और भी सारी चीजें आती हैं, एन वगैरह आते हैं। ठीक है ना, तो ये फोन साइज आपका बढ़ गया। अगर आपको कलर चाहिए रेड, तो आप यहाँ पे कलर रेड लगा दो, कलर रेड कर दिया। कॉलन जरूर लगाना है, क्योंकि इससे ये हो गया कि ये जो कहना चाहते थे उसका चैप्टर क्लोज, सेमी कॉलन से चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ये सारा आपका स्टाइल हो गया। इस तरह से आप इनलाइन स्टाइल लगाना सीखते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखो पिक्सल भी है, परसेंटेज है, जैसे चाहे वैसे लगा लो। ये देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, देखो एक शीर्षक से टेक्स्ट अलाइन है। ठीक है, ये टेक्स्ट अलाइन है। अब इसको देखो, जो ये हमारा ये अलाइनमेंट है, हम चाहते हैं इसको सेंटर में करना चाहते हैं, तो हम यहीं पर इसी स्टाइल में क्या करेंगे, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर। ठीक है, सेंटर में हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको राइट में करना है तो राइट हो जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेक्स्ट अलाइन है। वैल्यू क्या है, लेफ्ट राइट सेंटर, जो भी मर्जी चाहे वो कर दो, हमने किया है सेंटर। अब ये जो पैराग्राफ है हम इसमें भी लगा सकते हैं, तो हमने स्टाइल तो लिखा है, लिख ही रखा है। हम इसके अंदर एक अलग से स्टाइल वाले एट्रीब्यूट में हम अलग से प्रॉपर्टी रहे, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है,
इसमें टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलर, इसको हमने कर दिया भाई सेंटर। तो आप देखो जब इस तरह से आपको कभी डिजाइन डिजाइन बनाना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में क्या क्या आया, टेक्स्ट अलाइन समझ में आ गया, फॉन्ट साइज समझ में आ गया, फॉन्ट फैमिली समझ में आ गया, कलर समझ में आ गया, बैकग्राउंड स्टाइल। अब जब कल को आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप चेक करते हो तो यही चीज चेक करते हो ना, जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट किया। ठीक है, अब मुझे जानना है कि इस हेडिंग की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इसका सीएसएस क्या है, तो हमने क्या किया, इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हमने इस पे क्लिक किया। अब देखो इसकी सीएसएस यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये देखो बैकग्राउंड कलर कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, देखो ये बैकग्राउंड कलर पैडिंग, ये क्लास बनी हुई है, ये सब चीज आगे आप सीखोगे। लेकिन आप देखो ये इस तरह से फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, हाइट, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है। ठीक है ना, तो इस तरह से चीजें बनाई जाती है, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट सब आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह जब आपको बेसिक पता होगा तो आप इस तरह से चीजें समझ पाएंगे, और यहीं पर कम ज्यादा करके चेक करके फिर आप कोड लेके जाएंगे। ठीक है ना, वहां पर जहाँ पे भी आपको लगाना है वहां पर यूज करेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं जी, हमारा ये क्लियर हो गया, फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं। तो स्टाइल हमें समझ में आ गया, अब हमारे को आता है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट के ऊपर है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये देखो, HTML कंटेंट सेवरल एलिमेंट फॉर डिफाइंड टेक्स्ट विद स्पेशल मीनिंग। ठीक है, जैसे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मैथमेटिक्स का जब कोई काम होता है या कभी स्क्वायर लगाना होता है तो उस तरह से हम सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स हैं, जैसे बी टैग हो गया बोल्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग हो गया इंपॉर्टेंट के लिए, आई हो गया इटैलिक के लिए, एम्फेसिस टेक्स्ट के लिए, मार्क के लिए स्मॉल। इसमें से ज्यादा सबसे ज्यादा बस यही यूज होता है, बी एंड स्ट्रॉन्ग, और इटैलिक, इटैलिक भी बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलती देखिए समझते हैं, जहां भी है आप जहां पे भी लगाएंगे बी टैग लगा देंगे, बी ओपन बी क्लोज, जैसे पी के अंदर आपने पी टैग था हमारा, वैसे बी टैग लगाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, सिंपल सा है। जैसे अब हम यहाँ पर आते हैं, मान लो हम यहाँ पर सिंपल लिखते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो अगर हम यहाँ पर बी कर देता हूँ, ठीक है, और बी को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ, देखो ये बोल्ड हो गया। अगर मैं भी इसको हटा देता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो गया बी टैग। अगर आपको इटैलिक करना है तो इसी तरह से आप इटैलिक आई लगा लो, ये देखो इटैलिक हो गया, बोल्ड इटैलिक हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये है। आप स्ट्रॉन्ग लगाओगे तब भी ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक तो बता ही दिया मैंने। ये सारी चीजें छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, स्मॉल की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये लोग फॉन्ट साइज कम करके कर लेते हैं। डेल की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इसको अगर देखना भी है तो देखो, अगर आपको जैसे काटना हो कोई चीज, जैसे प्राइस वगैरह लगाते हैं तो डेल टैग लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप हम बोलते हैं ना कि मान लो ₹199 नहीं है, ये है ₹999, एंटर मारो, देखो ये नहीं है, ये है, कट गया, स्पेस लगा दो थोड़ा सा। ठीक है ना, इस तरह से जब कुछ करना हो तो डेल टैग लगाते हैं। ये सारी चीजें आपको धीरे 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 करते करते पता लग जाएगा, बस आपको इसमें समझ लो। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का आप समझ सकते हो, जैसे आपको स्क्वायर में लगाना है तो आप सब स्क्रिप्ट लगा दोगे, सब टैग लगा दोगे, ओपन और क्लोज क्लोज, तो उस हिसाब से ये लग जाएगा। उसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट है, इसको मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। तो ये सारे टैग हैं, आप कर करके प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद जब आप HTML में कन्वर्ट करोगे, जितने लैंडिंग पेज आप बना रहे हो कैनवा में, ये सारे आपको HTML में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना। इसीलिए मैं सारे बनवा रहा हूँ, ये सारे बेस बनवा रहा हूँ, एक तरह से आपका ये बेस बन रहा है। तो जब आपका डिजाइनिंग क्लियर हो जाएगा ना तो आपको पता लगेगा कि ये बैकग्राउंड कलर मुझे ऐसे करना है। टेक्स्ट देखो, ये वाला जो टेक्स्ट कलर है, अब इसके अंदर आप टैग लगा दो, इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पर आप एक बार स्पैन एट्रीब्यूट लगाओगे, उसके अंदर स्टाइल लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक कलर चेंज हो जाएगा, देखो ये अलग से कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है तो इसमें सारा क्लास बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से सारी चीजें बनेंगी। चलो अब वन बाय वन समझते हैं। कोटेशन की बात करते हैं अगर हम लोग, कोटेशन या साइटेशन में जो 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 चीजें आती हैं वो ब्लॉक कोड, क्यू, एब्रीविएशन, एड्रेस, साइट, ये बहुत ही रेयर यूज आते हैं, इनको मैं करा नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि इसके जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म वगैरह, जैसे आप चाहते हो माउस ओवर पे शॉर्ट फॉर्म आ जाए, तो जैसे देखो वर्ड फॉर्म है ना, एब्रीविएशन, टाइटल, WHO, ये आप पढ़ लेना अपने से। ठीक है ना, अगर आप 100 वेबसाइट बनाओगे तो शायद एक आध में जरूरत पड़ जाए। अब आ जाओ कमेंट टैग, कमेंट टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कमेंट टैग का मतलब होता है कि आप ना जैसे कोई नोट में लिखते हो, वैसे अगर आप कोड में कुछ लिखोगे, जैसे मान लो अगर मैं कंट्रोल U करता हूँ
तो इसमें नहीं है। ये देखो ये डॉग टाइप आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये ग्रे कलर में है, ठीक है। ये वाला सारे हाईलाइटेड है, तो ये क्या है, ये कमेंट है। अब कमेंट कैसे करेंगे, बस आपको ये लगा देना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है और टैग लगा देना है, उसके बाद हो जाएगा। देखो इस तरह से इन्होंने कमेंट लगा दिया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ तक देखो, ये देखो सिर्फ आपने एक्सक्लेमेशन डबल डैश लगा दो और डबल डैश लगा के कोड कर दो। ये कमेंट है, ये कमेंट इसलिए किया जाता है ताकि कल को जैसे आप काम कर रहे हो, आपको कल को याद रहे कि ये कौन से सेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो। अब यहाँ पर अगर आपको लिखना हो कि ये कौन सा सेक्शन है, हेडर है, फुटर है, तो जब भी आप कोडिंग करते हो आप यहाँ पे लिख दो हेडर। अगर आप ऐसे हेडर लिख दोगे तो ये हेडर दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको छिपाना है तो आप क्या करोगे, इसमें इसको कमेंट करोगे। तो कमेंट क्या करना पड़े, इसको करके एक्सप्लेनेशन मार्क्स डबल क्लोट, और जब इसको आप बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, सारे हाइड हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल डैश लगा के और इसको क्लोज करेंगे इस तरह से। तो है, ये हमारे को पता लग गया कि ये हेडर का पार्ट है। कल को फुटर का पार्ट है तो इसी को हम फुटर का बना देते हैं। एक हमें और करना है, जैसे हमें फुटर का बनाना है, ठीक है। तो हमें बताना है कि भैया ये हम फुटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसको करके यहाँ पर हमने लिखा फुटर, ठीक है, डैश क्लोज कर दिया इसको। देखो दिखाई नहीं दिया ना, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज फुटर तो ये फुटर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें, कमेंट यस खुद के लिए भी करते हैं, औरों के लिए भी करते हैं। जब आप बड़े प्रोजेक्ट करते हो, एक प्रोजेक्ट पे 10-10 लोग, 20-20 लोग काम करते हैं, तो आपको कमेंट करना जरूरी होता है। ये सीनियर कोडर की पहचान होती है। अगर आप कल को डेवलपर बनते हो, डिजाइनर बनते हो, कोई भी कोडर बनते हो, तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में आ जाएगा कि हाँ किसी नौसिखिए बंदे ने कोड डिजाइन किया है। मान लीजिए आपने काम किया, आपका क्लाइंट कल को किसी और से काम करवा रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है, ताकि समय कम लगे। नहीं तो वो पहले तो काम तो करेगा लेकिन बिना गाली दिए नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं, हम कमेंट कर देते हैं और फिर उसको छिपा देते हैं। या कल को जैसे आपने कोड कुछ लिखा, क्लाइंट ने बोला यार अभी ना इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे ये वाला चीज है, वो कह रहा है इसको ना डिलीट कर दो, तो आपने कहा यार या मुझे आज नहीं चाहिए, कल इसको करना, तो आप कहोगे कल करेंगे तो फिर से चाहिए होगा, तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, मतलब लेस देन ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क्स डबल डैश, अब हम इसको जाके आगे डबल डैश और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी देखो हाइड हो गया। अब कल को क्लाइंट आता कहता है यार उसको इनेबल कर दो, तो आपको दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा, बस ये टैग हटाओ दिख जाएगा। ये चीज है हाइड एंड हाइड, ये चीज आप वर्डप्रेस में भी कर सकते हो जहां पर आपको जरूरत पड़े, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस सेक्शन को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं।